गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं रजनीश शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र एकेडमी में आप सभी का वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरह से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस एमपी में रिलीज़ हुई अभी एक नई वैकेंसी जिसका नाम जेल पुलिस है, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि स्टूडेंट इस जेल पुलिस को रिलेट करते हैं एमपी कांस्टेबल से। डियर फ्रेंड्स, आप यहीं पास मिस्टेक करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस होने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी है वो होती है आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी। विदाउट प्लान के आप सक्सेस को ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्रॉपर प्लान है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट आपके कंटेंट पर आते हैं। जेल प्रहरी या एमपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, उसमें मेजर कंटेंट्स हमारे यही होते हैं। जैसे सबसे पहले आर्टिकल 2 और 3 क्वेश्चंस 100% कंपलसरी होते हैं, आर्टिकल से आना ही आना है। देयर आफ्टर डिटर्मिनर्स, आई मीन यूज ऑफ सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, ये सारे क्वेश्चंस एमपी के किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। और ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि आप इनको इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी, बहुत ज़्यादा रूल्स, इन सब की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। आप इनको इजी वे पे आप कॉमन सेंस यूज करके, थोड़ी सी समझदारी दिखा करके अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इसके बाद पैसिव वॉइस ज़रूर इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। आपके टेंस के फार्मूले क्लियर हों, इतना आपका कॉन्सेप्ट बेसिक होना चाहिए कि कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट पैसिव वॉइस में आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद अगर अपन हम देखें स्पीच के बारे में, स्पीच का मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसको अदर वर्ड में आप स्पीच भी कह सकते हैं। इससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फियर करते हैं। इसको लेकर के अगर इंग्लिश का भी कोई स्टूडेंट होता है तो इसको लेकर के उसके अंदर बहुत फोबिया होता है, जबकि ये बहुत इजी टॉपिक होता है। इसमें केवल आपको इतना ध्यान रखना होता है कि जितनी प्रेजेंट की चीज़ें होती हैं सभी पास्ट में कर देना है, जो बदलने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी वर्ब बदलनी होती है, फॉर्म ऑफ टेंस बदलना होता है, और आपका एडजेक्टिव। केवल 3 चीज़ बदलती हैं, एडजेक्टिव या वर्ब, जो जैसे सेंटेंस में यूज किया है। केवल 3 चीज़ इसमें चेंज होती है, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होती। इसके बाद अगर हम बात करें स्पीच, शायद 2 बार रिपीट हुआ है। स्पीच वही स्पीच है, यहाँ पास डायरेक्ट स्पीच की बात है, यहाँ इनडायरेक्ट की बात है, इसलिए ये 2 बार रिपीट हुआ। इसके बाद देखिए पंक्चुएशन में कोई रूल्स नहीं होता है। अगर आप पढ़ते जाते हैं, आप 2-3 दिन किसी भी पैसेज को पढ़िए, कोई आर्टिकल पढ़िए, छोटा सा न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक की स्टोरी लेकर के पढ़िए। 2-3 दिन आप पढ़ेंगे, 2-3 चैप्टर्स पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर स्टोरी की, तो आपका पंक्चुएशन क्लियर हो जाएगा। कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, कहाँ पास आपको कामा का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन के अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए प्रीपोजिशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रीपोजिशन भी आपका प्रैक्टिस बेस्ड होता है। प्रीपोजिशन में कोई बहुत बड़े रूल्स नहीं लगते हैं। प्रीपोजिशन आपका प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक होता है। अगर आप प्रैक्टिस नियमित रूप से कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन आप कर लेंगे। प्रीपोजिशन में ज़्यादा रूल्स आने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद होता है कंजंक्शन एक ब्रॉड टॉपिक होता है, लेकिन अपने व्यापम में कंजंक्शन से रिलेटेड बहुत बड़े कंजंक्शन यूज़ नहीं किए जाते हैं। इसमें सिंपल कंजंक्शन से क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। मैंने कई पिछले पेपर्स का एनालिसिस किया है, अभी आपके सामने मैं लाइव भी एनालिसिस करूंगा। इसमें आप देखेंगे छोटे कंजंक्शन, एंड का यूज़, बट का यूज़, टिल का यूज, स्टिल का यूज, छोटे कंजंक्शन का यूज किया जाना होता है। इसके बाद आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसमें कोई ग्रामर का रूल नहीं होता है। अगर आपने लर्न किया हुआ है, और ऑप्शन को एलिमिनेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, तो उन 4 क्वेश्चंस में या उन 4 ऑप्शंस में आप उनको कितना जल्दी एलिमिनेट कर लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने क्वेश्चन के आंसर को या उसके ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते हो, उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व होने की या उसका राइट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपने बहुत जल्दी समझ गया कि इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, अब सपोज करिए 2 ऑप्शन आपके पास है, इट मीन्स दैट कि वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस 50-50% हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके 25 सही होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि जितना आपने रट लिया है केवल उतना ही चीज़ें आएंगी। आप थोड़ी चीज़ पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ आपको सॉल्व करना होता है। इसके बाद जो है आज मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जेएल प्रेरी प्रीवियस का पेपर। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप जो है तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आराम से हल कर सकते हैं। प्रत्येक एग्जाम में 10 या 15 या 12 इतने क्वेश्चन, इट मीन्स दैट मोर देन 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कॉमन सेंस पर होते हैं। फिर जो 50% या उसके बाद का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस से हट के होता है, छोटे रूल्स लगाने पड़ते हैं उसमें, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कॉमन सेंस पर होते हैं। तो उसको अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं और आपके सामने हम दिखाएंगे कैसे छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज़ करके आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन को हम आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको देखिए और आप खुद भी ट्राई करिए कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके बैंक में लगभग 10 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आता है। आपके MPSI में देखिए 5 to 6 क्वेश्चन आता है और आपके जेएल प्रहरी में भी ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। और आई होप सो कि इस बार का जो जेएल प्रहरी होने वाला है इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपके सेट में ना मिले, लेकिन किसी न किसी डे या किसी न किसी शिफ्ट पे जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको पढ़ते हैं, सिंगल टाइम पढ़ना है और तुरंत कर लेना है। इसकी ट्रिक मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट में, सी लुक्ड इनटू द फ्रिज टू सी इफ देयर वाज समथिंग नाइस टू ईट। सेकेंड पार्ट कहता है सी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग नाइस टू ईट देयर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि मैरी वॉज हंग्री आफ्टर डूइंग हर वर्क। फोर्थ पार्ट कह रहा है सी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा एंड ड्रैंक सम मिल्क। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, सबसे पहले आपका नाउन चाहिए। आप पिक करिए नाउन कहाँ पे है, आई मीन सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट में नाउन पिक करना होता है। आप जितने ऑप्शंस आपके सामने हैं आप देखिए, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन पर नाउन दिख रहा है जो कि मैरी है। वहाँ से आप जितने ऑप्शन हैं सबको एलिमिनेट कर दीजिए। आपके दिमाग में पहली चीज़ आ गई, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट आने के बाद वो सब्जेक्ट किस में होना चाहिए, नाउन में होना चाहिए। नाउन के बाद प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होनी चाहिए। मेन वर्ब के बाद कंजंक्शन होना चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन आता है तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्ट चाहिए। इतनी कॉमन सेंस रखना है। देखिए इसके चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, जिस ऑप्शन में नाउन आ रहा है सबसे पहले, मैरी वाले ऑप्शन में आप देखिए उसमें सबसे पहले नाउन आ रहा है, इट मीन्स दैट वही ऑप्शन आपका सही होगा। इसके चार ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए जिसमें मैरी सबसे पहले आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर आप थर्ड को देखिए, थर्ड ही सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए थर्ड से रिलेटेड इसमें 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एक ऑप्शन नंबर थर्ड है। ओके, अब देखिए 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, अब बचे हैं आपके पास केवल 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में आप फोकस करिए। तो इसको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मैरी वाज हंग्री आफ्टर डूइंग हर वर्क। अब यहाँ पास कुछ चाहिए, कुछ कनेक्टर चाहिए, और वो कनेक्टर क्या है, सी लॉग्ड इनटू द फ्रिज टू सी इफ देयर वाज समथिंग नाइस टू ईट। ये सेकंड पार्ट हो गया। सबसे पहले थर्ड पार्ट आएगा, इसके बाद फर्स्ट पार्ट आएगा। अब फिर ऑप्शन हम देखते हैं, थर्ड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड में सेम ऑप्शन अभी तक मिल रहा है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद सी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग नाइस टू ईट देयर, सेकेंड पार्ट चाहिए। 3 ऑप्शन ने आपने फाइंड कर लिया, 3, 1, 2। इसके बाद सारे ऑप्शन को पढ़ना आप छोड़ दीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, नाउन आपको मिल गई, मतलब वहीं से आप ऑप्शन में डिस्कस करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अपन इजीली कर सकते हैं।
क्वेश्चन आप देखते हैं, आई वॉन्डर वाई सी इग्नोर्ड मी व्हेन वी मेट इन द हॉलवे, डू यू थिंक सी डैश डैश हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड मी। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी देखने की आवश्यकता नहीं है। हैव रिकॉग्नाइज्ड मिल गया, हैव मिल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, इट मीन्स दैट ये पास्ट में जाने वाला है। जो भी आएगा पास्ट में आएगा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपकी पास्ट फॉर्म में है वही आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन अगर पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में होगा। इतनी छोटी सी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका पास्ट में है, डैश डैश हैव रिकॉग्नाइज्ड। सपोज करिए कि आप इतने वीक स्टूडेंट हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं इंग्लिश, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखिए कि थर्ड फॉर्म में है, पास्ट में है, हैव रिकॉग्नाइज्ड मतलब वर्क हो चुका है, पास्ट इंडिकेशन दे रहा है, तो आपको ऑप्शन भी पास्ट का लगाना है। देख लीजिए जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सारे तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रेजेंट में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले देखिए शुड, फिर माइट, फिर कैन, फिर शैल। देखिए शुड भी प्रेजेंट में यूज़ होता है, इसके बाद कैन भी आपका प्रेजेंट में यूज़ होता है, एंड विल भी प्रेजेंट में यूज़ होता है। माइट मे का पास्ट है, मे का पास्ट क्या होता है, माइट, माइट वुड बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। वर्ड दिया हुआ है, किशन इज अ नोटेड पर्सनालिटी इन द लोकेलिटी। किशन इज द डैश डैश अगर यहाँ पे किया होता, या डायरेक्ट हाईलाइटेड वर्ड दिया हुआ है नोटेड पर्सनालिटी। नोटेड पर्सनालिटी, नोटेड का अपोजिट चाहिए, इसमें कोई रूल्स नहीं लगा। अगर आपको पता है नोटेड लॉयर होता है फेमस पर्सनालिटी, जो फेमस है वही इसका आंसर होने वाला है। एक होता है इसमें एक वर्ड नोटोरियस भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देखिए, प्रोमिनेंट ऑप्शन है, वेलकम ऑप्शन है, देयर आफ्टर ऑब्सक्यूर ऑप्शन है, नोटोरियस ऑप्शन है। नोटोरियस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी बैड कार्य के लिए फेमस होता है, उसके लिए नोटोरियस बोलते हैं, वो कुख्यात होता है, प्रसिद्ध नहीं होता। तो कुख्यात और प्रसिद्ध में डिफरेंस होता है, तो नोटोरियस इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑब्सक्योर, क्योंकि प्रोमिनेंट माने महत्वपूर्ण होता है, वेलकम मीन स्वागत करना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑब्सक्योर होने वाला है। छोटी सी चीज़, इसमें कोई रूल्स नहीं लग रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये याद करने वाली चीज़ है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तभी इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। कोई रूल्स नहीं, ग्रामर से, इंग्लिश से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं, he earned his formal shirt the previous day dash dash he need not to have to do it on the day of the interview। ऑप्शन देखते हैं, so that, but, such that, when। देखिए दोस्तों, इस फ्रेंड को, इस क्वेश्चंस को देखिए, इसमें वो आयन करता है, अपने कपड़े को आयन करता है और कपड़े को आयन किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए अब उसे आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए के लिए ऑप्शन होता है सो दैट। आपको केवल हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, सो दैट मतलब इसलिए, सो दैट वुड बी द राइट आंसर। क्योंकि जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन देखिए, बट, अब प्रेस किया हुआ है कपड़े में, फिर उसको ज़रूरत नहीं, बट का मतलब होता है किंतु, लेकिन, परंतु, ऐसा तो हो नहीं सकता। आयन किया हुआ है कपड़े में, इसलिए अब उससे कोई ज़रूरत नहीं है, तो सो दैट मीन्स इसलिए। कोई रूल नहीं, सिंपल आप क्या कर रहे हैं, हिंदी आप अगर उसकी जान रहे हैं, सो दैट मीन्स इसलिए, इस कारण से। तो पहले से कपड़े में प्रेस है, इसलिए अब उसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है, कोई अपने को मंत्र नहीं पढ़ना हो रहा है, कोई बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ रही। हिंदी अगर अपन जानते हैं और सेंस लगाना जान रहे हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। मैंने आपको शुरू में कहा था, कंटेंट में बताया था कि प्रीपोजिशन जो है वो एक प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है। प्रीपोजिशन में कोई रूल नहीं होता है,
कुछ रूल्स होते हैं लेकिन वो रूल 100% फॉलो नहीं होते हैं। कुछ जगह तो फॉलो हो जाते हैं, जैसे एट एनी हमने बता दिया कि एट छोटा है तो छोटे प्लेस के लिए लगेगा, इन बड़ा है तो बड़े प्लेस के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर बार ये हर जगह फॉलो हो। तो प्रीपोजिशन प्रैक्टिस बेस्ड होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको ईजिली कर सकते हैं। देखते हैं फिर भी इसको हम। इट वॉज डैश डैश मिडनाइट व्हेन 3 car drops द पैसेंजर एंड डिसअपियर्ड। इसमें आपको ड्रॉप आपने कई बार पढ़ा होगा या सुना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो ड्रॉप ऑफ होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ड्रॉप के बाद ऑफ करना है। आप सपोज़ करिए अगर आपकी कार है, कार से आपने अपने फ्रेंड को ड्रॉप किया, आपने अपने दरवाजे को ऑफ कर लिया, तो ड्रॉप के बाद हमेशा ऑफ लगता है, अबे नहीं लगता है। ऑफ ही इसका राइट आंसर होगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। इतनी छोटी सी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ड्रॉप ऑफ। एक ऑप्शन आपको मिल गया, ओ डबल एफ ऑफ, ऑफ मीन्स बंद करना। एक छोटा सा ऑप्शन मिल गया, तीनों ऑप्शन आपको देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में एक ही ऑप्शन उसका करेक्ट होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप छोटा सा क्लू आपको मिला तुरंत आप कर लेंगे। और फास्ट करने की भी आदत डालना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको कई बार एनालिसिस करें, उसमें डीप थिंकिंग करें, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने फिर से। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू दिस इज़ माई कजिन, हिज नेम इज अली। देखिए इस क्वेश्चन को अरेंज करना है। क्वेश्चन कहता है दिस इज़ माई कजिन, फिर सेकंड पार्ट करता है हिज नेम इज अनिल। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ही इज माई कजिन और उस कजिन का नाम। कजिन देखिए, कजिन में कामा देखिए, अनिल। पूरा सेंटेंस आपको नहीं समझ में आता मत करिए, छोड़ दीजिए। आप कजिन देखिए, कजिन के बाद उसका नाम देखिए। ये कंडीशन जहाँ पे होती है तो हमेशा ध्यान रखिए, पहले उसका रिलेशन बताया जाता है, रिलेशन के बाद उसका नाम बताया जाता है। तो रिलेशन क्या हो गया, कजिन हो गया, और कजिन के बाद क्या हुआ, अनिल हो गया। तो लास्ट में देखिए कजिन एंड अनिल। जिस ऑप्शन में ये पैटर्न हो रहा है दैट वुड बी द राइट आंसर। सबसे पहले आप कजिन देखिए, लास्ट में अनिल, दैट वुड बी द राइट आंसर। इस तरह के सभी क्वेश्चन की यही ट्रिक होती है, सबसे पहले रिलेशन, इसके बाद उसका नाम, अगर दिया है नाम तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी स्टूडेंट बहुत फियर करते हैं, जबकि बहुत इजी टॉपिक होता है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इसका आपको रूल पता है तभी आप इसको कर सकते हैं। फिर भी इसको हम सेंटेंस वाइज देख रहे हैं कि कैसे अपना थोड़ा सा थॉट लगा के हम इसको कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, इफ़ आई हैव विंग्स आई वुड फ्लाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, इफ़ आई हैव विंग्स आई विल फ्लाई, इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। ये कल्पना का सेंटेंस होता है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर में ध्यान रखिए, ऐसी डिज़ायर जो अनफुलफिल्ड है, इस कंडीशन में हैड लगता है और वुड लगता है। अगर आपकी डिज़ायर अनफुलफिल्ड है, जैसे मान लीजिए काश मेरे पास पंख होते, इफ़ आई हैड विंग्स, तो मैं उड़ आता, आई वुड फ्लाई टू यू। हैड देख लीजिए ऑप्शन, वुड देख लीजिए, दैट वुड बी द राइट आंसर। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं, इसमें एक क्लू और भी मैं बता दूं, जितने भी अनफुलफिल्ड के क्वेश्चन होते हैं हमेशा वर्ब प्लूरल की लगती है। वर्ब प्लूरल देखिए, वुड देखिए, वुड 100% लगा ही रहेगा, कभी कभी वुड शुरू में लगा रहता है, वुड दैट लगा रहता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि वुड 100% लगा रहता है, कभी कभी लास्ट में, कभी कभी इनिशियल स्टेज पे। तो कभी कभी वुड दैट लगा होता है, नहीं तो लास्ट में लगा होता है। वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड फ्लाई टू यू। काश मेरे पास कार होती, इफ़ आई हैड अ कार आई वुड हेल्प यू, दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए, पैसिव वॉइस का सबसे मोस्ट कॉमन रिप्लाई ये होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कर दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है।
अगर आप बाकी के रूल नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। आप इस तरह को, आपको किसी को पढ़ाना तो है नहीं, आपको राइट आंसर करना है ना, तो आपको इतना ध्यान रखना है किस में ऑब्जेक्ट पहले आया है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन अपन देखते हैं, द डॉग विल बी हिट बाई स्टिक, समबडी वॉज हिट बाई ए स्टिक। थर्ड ऑप्शन, समबडी वॉज हिट विथ अ स्टिक। अब देखिए क्वेश्चन कहता है समबडी हिट डॉग विथ अ स्टिक। हिट करने वाला कौन है? जिसको हिट किया जा रहा हो क्या है? डॉग है। उस ऑप्शन में डॉग पहले आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? डॉग है, तो आंसर में क्या आएगा? डॉग पहले आएगा। जिस ऑप्शन में डॉग पहले दिया हुआ है दैट वुड बी द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले देखिए डॉग किस में दिया हुआ है, बाकी में आप देख लीजिए, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है द डॉग वॉज हिट विथ अ स्टिक, इसका ऑप्शन दिया है। दूसरा द डॉग विल बी हिट बाई अ स्टिक, थर्ड दिया हुआ है समबडी वॉज, फोर्थ में दिया हुआ है समबडी वॉज हिट विथ अ स्टिक। दो में समबडी और दो में डॉग दिया है। अब देखिए, अब इसमें देखिए समबडी हिट द डॉग विथ अ स्टिक, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है। मतलब ये सेंटेंस किस में जाने वाला है? ये सेंटेंस जाने वाला है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट, या तो इज एम आर लगेगा या तो वाज वर लगेगा। अब इसको देख लीजिए, इज एम आर का ऑप्शन दिया है कि वाज वर का? दोनों ऑप्शन नहीं दे सकता, दो में से केवल एक ही ऑप्शन देगा। तो इसको देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड जिसमें वाज हिट। अब इसमें ये क्वेश्चन को आपको और गौर से देखना है। हिट में कोई फॉर्म नहीं होती है, हिट ही रहता है। अगर इंडेफिनिट में होता तो हिट्स होता, हिट्स नहीं है, इसलिए इज एम आर नहीं लगेगा, वाज लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यही आपका आंसर होगा, वाज। नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर गिवन सेंटेंस। इफ इट डैश डैश वी विल कैंसल द पार्टी। क्वेश्चन कहता है, एक बार फिर से रीड करते हैं, इफ इट डैश डैश वी विल कैंसल द पार्टी। एक पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है तो दूसरा पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये सबसे बड़ी बात है। देख लीजिए ऑप्शन में विल दिया हुआ है, आपकी कॉमन सेंस की बात है, अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब है वही आपका ऑप्शन होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, वॉज रेनिंग दिया है, रेन दिया है, रेन्स दिया है, रेंड दिया हुआ है, तो इंडेफिनिट में यस लगता है, रेन्स ऑप्शन मिल गया, दैट वुड बी राइट आंसर। इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है कि विल लगा है मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है। नेक्स्ट पार्ट आपका जो आने वाला है, प्रीवियस पार्ट जो आने वाला है, वो किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा दीजिए, एस जिसमें लगा हो वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। द वैकेशन डैश डैश नेक्स्ट मंथ, वी डैश डैश टू अल्प्स, आवर टिकट्स आर बुक्ड। ऑप्शन दिया है स्टार्ट्स, गोज। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पास वी है, गोज कभी नहीं हो सकता, यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसके बाद देखिए स्टार्ट्स दूसरे ऑप्शन में भी दिया है, स्टार्ट्स आर गोइंग दिया हुआ है। थर्ड विल स्टार्ट, विल बी गॉन। मैंने कहा दो चीज़ें फ्यूचर में नहीं हो सकती, विल एंड विल स्टार्ट नहीं हो सकता। देयर आफ्टर इसमें देखिए विल स्टार्ट, विल गो, ऐसा नहीं हो सकता। समर वैकेशन स्टार्ट्स, वी के साथ प्लूरल की वर्ब वी आर, दैट वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि वी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल की वर्ब। कोई रूल्स मैंने नहीं लगाया है, आप देख रहे हैं कि सिंपल डिस्कशन में अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई रूल्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस में ज़रूर ये बात होनी चाहिए। प्रैक्टिस आप अगर बार बार करते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। प्रीपोजिशन में कोई रूल नहीं चलता है, मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है देखिए, लेट्स नॉट द फैक्ट दैट द चाइल्ड इज मिसिंग, ठीक है ना। ऑप्शन ओवरवियर, ओवरवियर। फोर्थ ऑप्शन ओवरलुक, ओवरलुक।
मतलब डैश करके दिया हुआ है। ओवरलुक का मतलब होता है किसी भी मिस्टेक को हाईलाइट करना। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा जिस चीज़ से मिसिंग कर रहा है उसको हाईलाइट मत करिए, दैट वुड बी द राइट आंसर। ओवरलुक, हाईलाइट नहीं करना है, बच्चा जो मिस कर रहा है उसको हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है ना, दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर्स। ऑप्शन इसमें देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीपल आर अनट्रस्टवर्दी। ओके, ऑप्शन देखिए, सम ऑफ, सम, एनी ऑफ, मैनी। ओके, देखिए अगर शुरू में आर्टिकल द का यूज़ किया हुआ तो ना तो मैनी लगने वाला है ना तो सम लगने वाला है। अगर सबसे शुरू में आर्टिकल यूज़ किया गया है और आपसे कहा गया है कि डिटर्मिनर्स यूज़ करिए, ठीक है, तो आप जान जाइए कि उसके साथ ऑफ ज़रूर लगने वाला है। दा लगा हुआ है मतलब उससे पहले ऑफ ज़रूर लगेगा। देख लीजिए जिस ऑप्शन में ऑफ लगा हुआ है, ऑप्शन वाला सेंटेंस देखते हैं जिसमें ऑफ लगा है, तो एक में सम लगा हुआ है और एक में एनी। एनी के साथ ऑफ दिया है, सम के साथ ऑफ दिया है। सम की सिंपल सी ट्रिक, एस फॉर सम, एस फॉर सिंपल। सेंटेंस सिंपल है, सम लगेगा। निगेटिव नॉट दिख गया, क्वेश्चन मार्क दिख गया, एनी लगेगा। राइट आंसर सम ऑफ वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि सेंटेंस सिंपल है। शुरू में द लगा हुआ है तो द से पहले ऑफ जरूर लगेगा, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, प्रफिक्स टू कंप्लीट। प्रफिक्स यूज करना है। प्रफिक्स वो वर्ड होता है जो शुरू में लगता है, ठीक है, और सफिक्स वो होता है जो लास्ट में लगता है। जैसे हिंदी में अपन पढ़ते हैं प्रत्यय उपसर्ग, बस सेम चीज़ें हैं। प्रफिक्स देखते हैं, वर्ड दिया हुआ है रड एंड डैश डैश पोलाइट। देखिए एक स्टूडेंट है जो रड है, रड का मतलब असभ्य है, तो दूसरा क्या होगा, रड एंड डैश डैश पोलाइट। पोलाइट को अपोजिट बनाना है तो इम्पोलाइट हो जाएगा। सिंपल सी बात, रड एंड इम्पोलाइट। देख लीजिए जितने भी ऑप्शन है, इम जिसमें दिया है दैट वुड बी द राइट आंसर। सीक्वेंस बनता है, असभ्य है, विनम्र नहीं है, तो इम्पोलाइट, डायरेक्ट उसका इम्पोलाइट ऑप्शन ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट पंक्चुएशन मार्क्स। ये क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती है। फिर भी हम क्वेश्चन को देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ जूस इंस्टीड ऑफ वाटर, आस्क द पैसेंजर। इस तरह के क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं चलती, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट स्पीच की सबसे बड़ी विशेषता इन्वर्टेड कामा चाहिए, आस्क्ड लगा है, इट मीन्स दैट क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में जाएगा। तो आप इन्वर्टेड कामा देखिए, क्वेश्चन मार्क्स देखिए, जिसमें जिस ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें हैं दैट वुड बी द राइट आंसर। इनडायरेक्ट की सबसे बड़ी पहचान है, उस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में नहीं कहेंगे जिसमें इन्वर्टेड कामा नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कामा ढूंढिए, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क ढूंढिए। तो दो आपको पंक्चुएशन ढूंढना है, एक तो इन्वर्टेड कामा, सेकंड क्वेश्चन मार्क, वही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 फिर एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्वेश्चन हम रीड करते हैं, ऑप्शन आप देखिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है, द लॉक हैड बीन ओपनड यूजिंग अ हेयर पिन एंड द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है, जितना बड़ा है क्वेश्चन पैसिव वॉइस उतनी आसान होगी, ये ध्यान रखिए। बस आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, आप ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है अ हेयर पिन, इसके बाद दूसरे में दिया हुआ है हैड बीन दिया हुआ है, हेयर पिन के साथ हैड बीन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन जो आपका कहता है वो कहता है हैड बीन ओपेंड, हैड बीन ओपेंड दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हैड बीन यूज्ड टू ओपन, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अ हेयर पिन वॉज यूज्ड टू, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन अगर आपका पास्ट में है, देखिए आप क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। द लॉक हैड बीन ओपनड यूजिंग अ हेयर पिन एंड द लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ, वॉज वर लगा हुआ है,
पास्ट की बात है, आप पास्ट में चले जाइए, पास्ट का आंसर पास्ट में होगा, प्रेजेंट का आंसर प्रेजेंट में होगा, दैट वुड बी द राइट आंसर। सिंपल से इतनी सी छोटी सी बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइट एक्सप्रेशन दीज टिकट्स टू द क्रिकेट मैच कास्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। ये आपका फ्रेज का क्वेश्चन है। फ्रेज अगर आपसे मुहावरे या लोकोक्तियाँ जिसे हिंदी में कहते हैं, अगर आपको वो याद है तभी ये क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए ऑप्शन से मैं इसको समझाता हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है प्रूव्ड टू बी वर्थलेस, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। थर्ड वन देखिए काज्ड फिजिकल इंजरी। फोर्थ वन दिया हुआ है इन्वॉल्व अ बिग फाइट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ ऐसी होती हैं कि डायरेक्ट अर्थ नहीं देती हैं। ठीक है, अगर आपको पता है उसका राइट आंसर तभी अपन कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट मीनिंग नहीं देते हैं। अगर डायरेक्ट मीनिंग देना ही हो तो वो मुहावरे लोकोक्तियाँ होंगी क्यों। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव, काफ़ी खर्चीला होता है। तो अगर ये चीज़ आपको पता है तभी अपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई ट्रिक्स काम करने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट का है। वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट में एक ही बात लागू होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, बस दैट्स ऑल। देख लेते हैं सब्जेक्ट कैसा, वही ऑप्शन होगा। रिसेंटमेंट बिटवीन द टू वॉरिंग पार्टीज डैश डैश सो ग्रेट दैट दे डैश डैश रेडी। देखिए सेकेंड पार्ट में दे मिल गया, प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में वर्ब प्लूरल दी हुई है। देखिए पहले में वर्ब वाज एंड वर, सेकंड ऑप्शन में डायरेक्ट आइए। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, दे के साथ जो भी लगेगा प्लूरल लगेगा। अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है वाज वर, सेकंड में वर लगा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। देखिए दूसरा देखिए हैज वाज लगा है, नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट नहीं कर। इज वाज लगा है, नहीं हो सकता, वाज वही, आर वर। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर लास्ट एंड फर्स्ट, इसको एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, यही दो में से एक ऑप्शन होगा। रिसेंटमेंट बिटवीन टू वेरिंग पार्टीज सो ग्रेट दैट दे डैश डैश रेडी टू फाइट टू आउट विथ टिकट एंड स्टोन्स। देखिए एक पार्ट कह रहा है पास्ट में है तो रिसेंटमेंट के लिए लगेगा, तो रिसेंटमेंट सिंगुलर होता है, अब पास्ट में है तो वॉज लगेगा। दूसरा पार्ट दे कह रहा है तो दे प्लूरल होता है तो प्लूरल की वर्ब लगेगी, मतलब वॉज लगेगा एंड वर लगेगा, दैट वुड बी राइट आंसर। तीनों ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, एलिमिनेट करिए। सब्जेक्ट आपका चाहे फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट कहीं से भी करिए, आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जितना जल्दी जल्दी आप एलिमिनेट करेंगे उतना बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। Choose the correct form of verb from the following options in the given sentence. They dash dash for more than 2 hours. अब देखिए दे दिया हुआ है, सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल, वर्ब कैसी लगेगी प्लूरल, कॉमन सेंस की बात है। ऑप्शन देख लेते हैं, अभी इसका आंसर आएगा। फर्स्ट दिया हुआ है वेट, हो सकता है, मेन वर्ब में यस नहीं लगा तो प्लूरल होती है, ऑप्शन हो सकता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट दिया हुआ है वेटिंग, नहीं हो सकता, या तो वाज वर लगा होता, इज एम आर लगा होता तब वेटिंग होता, नहीं हो सकता। हैव बीन वेटिंग, ये भी हो सकता है। थर्ड दिया हुआ है हैज़ बीन। देखिए दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हैज़ बीन वाला नहीं हो सकता, दे के साथ हैज़ नहीं लगता, एलिमिनेट कर दीजिए। सेकंड वेटिंग दिया हुआ है, अकेले आईएनजी हो नहीं सकता, इज एम आर चाहिए या वाज वर चाहिए, ये दोनों ऑप्शन हो गए। डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट में देखते हैं वेट एंड फोर्थ में देखते हैं, थर्ड में देखते हैं सॉरी हैव बीन। इसका राइट आंसर होने वाला है हैव बीन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है दे डैश डैश हैव बीन फॉर मोर देन 2 hours। अब देखिए सिंस और फॉर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लगता है, बस वहाँ से आप चूज करिए, वही आपका राइट आंसर होगा। सिंस फॉर लगा है, सिंस फॉर केवल किस में लगता है, पूरे टेंस में एक ही जगह लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट में, तो परफेक्ट में हैव बीन लगता है, दैट वुड बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्टिकल लगाना है। फ्रेंडशिप इज
रिलेशनशिप डैश डैश रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन पीपल एंड इज डैश डैश स्ट्रॉन्गर फ्रॉम ऑफ इंटरनल बॉन्ड देन डैश डैश एसोसिएशन। देखिए आर्टिकल ए एंड दा के कुछ रूल्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग्स होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, पार्ट ऑफ बॉडी होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, माउंटेन होना चाहिए। ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो इम्पॉर्टेंट रिलीजन है, ना रिवर है, कुछ नहीं है। दा किसी में लगने वाला नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, फिर इसमें डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है सबसे पहले दा ए। देखिए रिलेशनशिप में दा नहीं लगता है, ठीक है ना, कॉमन सेंस की चीज़ है। रिलेशनशिप में दा नहीं लगेगा, फर्स्ट ऑप्शन वहाँ से निकालिए। सेकेंड ऑप्शन कहता है ए एन द ए, एन लगता है बॉवेल के साथ, रिलेशनशिप में बॉवेल नहीं आ रहा, आर आ रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी रा से हो रहा, मतलब व्यंजन है, हो नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन देखिए ए दा। अब देखिए ए हो सकता है, रिलेशन के साथ ए हो सकता है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, सेकंड पार्ट कहता है स्ट्रॉन्गर कहता है, यहाँ पे भी ए हो सकता है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं डैश डैश एसोसिएशन, एसोसिएशन के साथ एन लगेगा। आप लास्ट में देख लीजिए, जिस ऑप्शन के लास्ट में एन आ रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एन किसके साथ लगता है? बॉवेल के साथ, एसोसिएशन बॉवेल, लास्ट ऑप्शन जिसमें एन आए वही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, फाइनल क्वेश्चन अपन देखते हैं। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल, फिर से आर्टिकल है, नेचर इज़ बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, बाकी कुछ नहीं लगता है। देख लीजिए जिसमें दा दिया हुआ है वही आंसर आपका सही होगा। बेस्ट है मतलब दा। ऑप्शन फर्स्ट में ए हो नहीं सकता, सेकंड में ए और दा हो नहीं सकता, थर्ड में ए एंड फोर्थ में ऑप्शन दिया हुआ है दा एंड ए। बेस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है और यहाँ पास यही दा आपका आंसर होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से ट्रिकी मेथड से इंग्लिश की क्लासेस मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आज के लिए बस इतना ही।